सबसे पहले आपको जो पैनल हमारा है उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे बीच में एक पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नूतन शर्मा, एक्स चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से। हमारे बीच हैं श्री दिगवंता चक्रवर्ती जी, रीजनल डायरेक्टर एंड हेड एचआर, ट्रिनिटी लाइफ साइंसेज। हमारे बीच में है मिस्टर कुणाल गुप्ता, फाउंडर एंड एमडी माउंट टैलेंट, चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ स्टार्टअप एसोचैम। हमारे बीच हैं श्री सिद्धार्थ जैन जी, सेक्रेटरी जनरल है आप फ्लेयर्स के, एडवाइजर ईपीएसआई। हमारे बीच अभी न्यू पैनलिस्ट अभी मंच पे आई हैं शोभना नारायण जी, और हम सबके चहेते जिनको हम अक्सर टीवी पे देखते रहते हैं और अभी हमने उनको विचारों को भी सुना था और उनके विचार भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, पवन सिन्हा जी। सबसे पहले चूंकि हम मंच में जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको हमने पिछले उसमें सुना है, तो जो नए हैं हम शुरुआत उनसे करते हैं। जो विषय है हमारा ये था कि स्वॉट एनालिसिस ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन, भारतीय शिक्षा जगत में जो उच्च शिक्षा है उसकी चुनौतियों पे हम बात कर रहे थे। तो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। शिक्षा का मतलब था कि हर व्यक्ति को हम रोजगार दे पाते, हर व्यक्ति को हम समाज में वह सम्मान दिलवा पाते जो उद्देश्य शिक्षा का होता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो शिक्षा जगत की चुनौतियां हैं उसके लिए हम कुणाल गुप्ता जी से पूछेंगे कि जो रोजगार वाली शिक्षा है, जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये डिग्री दे रहा है और ये हमें नौकरी के लिए तैयार कर रहा है। जब हम देखते हैं तो एक बेरोजगारों की भी बड़ी संख्या है, जो हमारी 93% पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, तो उसको रोजगार शिक्षा से नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी संख्या है जो पढ़ी लिखी है, वो बेरोजगार भी है। तो क्या लगता है, आप चाहें तो अंग्रेजी का उपयोग भी कर सकते हैं, आप या अंग्रेजी हिंदी जिस भी माध्यम को आप चाहें जनता के समक्ष उस विषय पे इस विषय को रख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस विषय को रखें। थैंक यू सो मच। आपके साथ एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन भी हुआ पहले, जो हम बैठ के बात कर रहे थे। तो बेरोज़गारी के ऊपर और रोज़गार के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत चर्चा करने का बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है ये, क्योंकि यदि अगले 5 से 7 साल में बेरोज़गारी की समस्या या वैल्यूएबल एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट नहीं होती है तो उससे हम अनार्जकता की तरफ जाएंगे। और जो दुनिया इस टाइम पे मूव करती जा रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जहाँ पे आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा, भले ही वो एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर पाएँ या ना क्रिएट कर पाएँ। और उससे जो उस तरीके की जो समाज में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अनइमेजिनेबल हैं। किसी भी तरीके के राइट्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके के सिविल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, जो आज की डेट में शायद हम बहुत ज़्यादा लेवल पे समझ नहीं पा रहे। बट क्योंकि हमारा विषय हायर एजुकेशन का है तो मैं हायर एजुकेशन से शुरुआत करता हूँ। हम लोग रोज़गार.com नाम का एक जॉब पोर्टल चलाते हैं। बहुत लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नज़र आया जब हम ITI की प्लेसमेंट करते हैं, वो ये रहता है कि हमारे जो राज्य हैं उसमें द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इज़ द रीजनल लैंग्वेज, and the second language, because Hindi is a national language of this country, the second language of education remains Hindi. और जब बच्चा 10वीं 12वीं के बाद जब ITI की, डिप्लोमा की, पॉलिटेक्निक की तैयारी करता है या फिर कई जगह इंजीनियरिंग की तैयारी करता है या किसी भी और तरीके की तैयारी करता है एजुकेशन की, तो उसका माध्यम ऑफ एजुकेशन इज इंग्लिश। नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ ह्यूज ड्रॉप आउट रेशियो। बच्चा टर्शरी एजुकेशन में क्यों, हमारा जो आज की डेट में जो GER रेशियो है, क्यों वो 26% पे है, क्यों हम अपना रेशियो बढ़ा नहीं पाते हैं? कि कई जगह आई थिंक ये आप लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, आप लोग विद्वान हैं, आप लोगों की आवाज़ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। आई थिंक आप एक छोटा सा जो मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, जब आप रीजनल लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाते हैं और हिंदी उसका सेकंड लैंग्वेज रहता है, तो इंग्लिश में जब आप उसको ITI की, पॉलिटेक्निक की भी पढ़ाई कराते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाता, वो सीख ही नहीं पाता। पहली बात तो हमारे यहाँ रिटन एजुकेशन और एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस एजुकेशन लेवल पे रहता नहीं है, और उसके बावजूद एक कच्ची दिमाग का व्यक्ति जब आप उसको डालना चाहते हैं टर्शरी वोकेशनल एजुकेशन में, तो उसकी समझ कम हो जाती है। समझ कम हो जाती है, वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ये मेरे पढ़ाई मेरे करने लायक नहीं है,
और वो वहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाता है। कई लोग इनरोल ही नहीं करते, कई लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये मैंने एक छोटी सी समस्या देखी है जो आप पूछ रहे थे Tier 2 सिटीज़ में, कि कैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दिस इज़ वन प्रॉब्लम। या तो अपने यहाँ कोई कोई बूट कैंप होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश ना सिखाएं आप उनको, लेकिन इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी समझा जाए कि रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में क्या इक्विवेलेंस है। इससे मेरे हिसाब से मीडियम टर्म में, आई एम नॉट इवन सेइंग लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है दुनिया में, बट मीडियम टर्म में ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो टर्शरी एजुकेशन की है, जो इस कंट्री में रिजॉल्व काफ़ी हद तक हो सकती है, एक रियल प्रॉब्लम है। दूसरा, एक क्लियर फंडा है कि अगर किसी बच्चे ने टर्शरी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन कर ली, किसी भी प्रकार की, प्लम्बिंग की कर ली, इलेक्ट्रिकल की कर ली, फिटर की कर ली, किसी भी तरीके की कर ली, उसका जो कमाई है जिंदगी भर में वो कम से कम दुगनी होगी उस बच्चे से जिसने केवल 10वीं या 10वीं से कम की पढ़ाई करी है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि जितना हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उससे परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, प्लस लाइक एवरीबडी इन द पैनल हैज सेड कि कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम की भी जो जानकारी है, जैसे सर ने बताया, जिसने योगा कर लिया, जिसने योग कर लिया, जिसने एजुकेशन ले ली, वो दोबारा खराब नहीं हो सकता, वो टेररिस्ट नहीं बन सकता, वो वापस नहीं जा सकता समाज में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी एक प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से जो अर्बन सिविलाइजेशन में आ रही है, वो ये आ रही है कि जब हम एप्स, इसे कहते हैं लॉपसाइडेड डेवलपमेंट, जब हम इंटरनेट की तरफ एक अंधविश्वास के साथ, एक अंधकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको बैलेंस करे बिना, तो जोमेटो से और जो हमारे जो सारे आज की डेट में फूड ऐप्स हैं, लॉजिस्टिक्स ऐप्स हैं, ई कॉमर्स हैं, उसमें बहुत लेवल पे डिलीवरी बॉयज़ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। नाउ इट इज़ नॉट बैड, हमारी कंट्री को डिलीवरी बॉयज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये जो बच्चा जो इसमें डिलीवरी बॉय बन रहा है वो ग्रेजुएट है, 12वीं पास है। द प्रॉब्लम इज जो हमारे जो तो चाइना ने क्या करा, आप मानेंगे नहीं, बट चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं है। चाइना ने एफिशिएंसी ऐसे क्रिएट कर दी है कि आदमी खुद काम करता है, मशीन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एक ह्यूमन की आती है। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो है कि आदमी अवॉइड करके जितना इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, बंदे से ना डील करना पड़े, क्योंकि बंदों से डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। कहीं ना कहीं आई थिंक वी विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि कैसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिहेवियर जनरेट करा जा सके। लाइक आई सेड, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू सिस्टम इन करंट टाइम्स हैज़ इंक्रीज्ड एट ऑल टाइम्स। आज से ज़्यादा कभी भी वैल्यू सिस्टम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत इस देश को नहीं थी। हमें ईमानदार सीएस चाहिए, हमें ईमानदार डॉक्टर्स चाहिए, हमें ईमानदार एडवोकेट चाहिए। माई कज़न सिस्टर, शी इज़ इन लंडन, तो मैंने उसको रेफरेंस दी थी, किसी को स्किन की प्रॉब्लम थी, एंड शी रिफ्यूज टू एडवाइस। शी सेड, यू नो मी, आई गो बाय द बुक। She is a doctor, educated, born and brought up in London, but her education and value system was so much that in a developed nation, which vies for making money, refused to, advise somebody on the phone or without complete investigation. I'm not citing any particular example. What I'm citing is the importance of the value system, even for a highest education of a doctor in a developed nation, is going very different versus possibly somewhere that we are not able to institutionalize the excellent system of value system that we have in this country. इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक एसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा एरिया है ग्रोथ का, जिसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एसएमईज आर स्टिल स्ट्रगलिंग, कोई एसएमई को लोन नहीं देना चाहता आज की डेट में भी। आप कुछ भी बोलें, आप पॉलिसी किसी भी प्रकार की लाएं, मुद्दा ये है कि जो लोकल लेवल पे बैंक है वो किसी भी एसएमई को ना तो लोन देना चाहते हैं कम रेट पे, और ना ही उसको किसी भी प्रकार का रिफॉर्म या उसकी बाइंग किसी भी लेवल पे हो रही है। तो कुणाल जी, जैसे अभी आपने बताया कि भारत में जॉब्स जो हैं, स्विगी जोमेटो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा बढ़ रही हैं। अभी आपने चाइना का भी उदाहरण दिया। हमें लगता है कि जब भी हम कभी भी अपने भारत की किसी भी समस्या के बारे में बात करते हैं तो हम दूसरे देशों का उदाहरण क्यों लेते हैं। हर देश की अपनी समस्या है, अपनी परिस्थिति है और अपना वातावरण है, वो उसके हिसाब से करता है। आज की जो हमारी सामने समस्याएं हैं वो इसी वजह से हैं कि हमने कुछ चीज़ें पश्चिम की ले ली, हमें लगता था कि वो ठीक हैं, उसका नुकसान हमने आज उठाया। हमारे बीच में आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी बैठे हैं, और आप देखते हैं कि जो आज का समय है, ये जो लोकतंत्र है, इसमें तंत्र इतना हावी हो गया है कि लोग की कहीं पर कोई पूछ नहीं है। हर व्यक्ति तंत्र से जुड़ना चाहता है, क्योंकि तंत्र आपको मालामाल करता है।
अगर आप लोक की बात करते हैं तो जिंदगी भर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र का माहौल ही तो है कि जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो गुरु जी आपसे प्रश्न हमारा ये है कि जो चुनौतियां हैं वो मुख्यतः वो ये है कि शिक्षा जगत में पढ़े लिखे लोग भी, उनके परिवार बिखर रहे हैं, उनके सामने अपराध बढ़ रहे हैं, और हम देखते हैं कि जिस तरह से शिक्षा के बाद एक विनम्रता आनी चाहिए थी, उसके बावजूद व्यक्तित्व में आक्रामकता आ रही है। तो इस विषय पे आपका हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात को रखें, थोड़ा समय सीमित है। धन्यवाद। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। देखिए, एजुकेशन दो कारणों से होती है। एक वैल्यूज़ के लिए होती है और दूसरी जो एजुकेशन होती है वो अर्निंग के लिए होती है। उसे टेक्निकल एजुकेशन कह सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब केवल मशीन्स नहीं होता। हमारे यहाँ अभी तक जो सिस्टम रहा, जिसका उल्लेख मैंने पिछली दफ़ा भी किया था, पिछले लेक्चर में भी किया था, तो हमारे यहाँ जो सिस्टम रहा ख़ासतौर से 1835 के बाद, 37 के बाद से, वो सिस्टम रहा कि एजुकेशन से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, एजुकेशन से वैल्यूज़ कैसे कमाएंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। दूसरी, मैं एक बात रखना चाहूँगा, हो सकता है इससे बहुत सारे लोग नाखुश भी हों। हमारे यहाँ एजुकेशन भी दो धड़ों में बटी हुई है, दो क्लासेस में बटी हुई है। एक क्लास जिसमें बहुत पैसा है, जो ए ग्रेड सिटी में रहती है, जो बेहतर स्कूल, कॉलेजेस और बिल्डिंग्स में जा सकती है। ये जो एजुकेशन क्लास है, या ये जो डिग्रीज लेते हैं, ये वैल्यूज़ ले ना ले लेकिन डिग्रीज लेते हैं, ये जो क्लास है ये अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और यूरोप, उसी की बात ज़्यादा करते हैं। और दूसरी क्लास है जो बहुत गरीब है और जिसे सबसिस्टेंस लेवल के लिए रोज़ाना संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ आपका प्रश्न बहुत वैलिड होता है त्यागी जी, क्योंकि अगर इस क्लास को, किस क्लास को, जो अमेरिका और यूरोप की बात करती है, उस क्लास को सीखना, उस क्लास को बहुत ज़्यादा है। अगर हमने इस क्लास को वैल्यूज़ नहीं सिखाई तो ये क्लास आगे जाकर भारत के साथ सिर्फ उतनी ही खड़ी होगी जितना आज भारत में राष्ट्रवाद सोशल मीडिया पर खड़ा है। तो हमें इस क्लास के लिए एक डिफरेंट सिस्टम को ड्रॉ करना पड़ेगा। 1888 की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। 1774 से 1888 के बीच में एक ज़बरदस्त मूवमेंट था, बंगाल से शुरू हुआ था, और उस मूवमेंट में ये हमको सिखाया गया था या बताया जा रहा था कि हम लगातार अपने को इवोल्व करें और मैन मेकिंग की तरफ जाएं। हम आज उसे कैरेक्टर बिल्डिंग कह सकते हैं या कुछ भी हो, मैन मेकिंग की तरफ जाएं, जो एजुकेशन का वास्तविक उद्देश्य है। लेकिन हमारी जो एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं, जैसे SWOT की चर्चा भी होती है, SWOT, या ऐसे बहुत सारे और पैरामीटर्स भी हैं, एक्रेडिटेशन आदि के पैरामीटर्स हैं, वो स्ट्रक्चर के लिए हैं, यानी तंत्र के लिए हैं। वहाँ लोक गायब है, यानी इमोशंस, वैल्यूज, सेंटिमेंट्स ये गायब है। तो जब हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही ये बेसिक चीज़ नहीं है, तो आगे जाकर हम सिर्फ तंत्र से जुड़ सकते हैं। हम नल की इम्पोर्टेंस जान सकते हैं, नल के अंदर बहते पानी की इम्पोर्टेंस नहीं जान सकते। बहुत अच्छी बात गुरुजी आपने अभी कही। एक छोटा सा एक घटना है, वो फेसबुक पर उस पर चलती रहती है कि एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, तो वो बीमार था, अस्पताल में एक बेटा उसके साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि आपका बड़ा बेटा क्या करता है? उन्होंने कहा बड़ा बेटा डॉक्टर है, वो अमेरिका में सेटल है। बोले छोटा बेटा क्या करता है? बोले वो इंजीनियर है, वो रूस में सेटल है। और बोले कि देखिए बस एक यही नालायक निकला है जो कुछ नहीं कर रहा, मेरे साथ बैठा है। तो गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, ये उसकी सफलता है या असफलता? मैं तो इसको निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ कि जो बच्चे बाहर गए हैं वो सफल है या जो बच्चा पिता की सेवा कर रहा है वो सफल है। ये निर्णय तो विद्वान ही लोग, आप लोग बताएंगे। तो अब मेरा मैम से ये प्रश्न है कि चूंकि मैम आप इनकम टैक्स से जुड़ी हैं और आप उसकी कमिश्नर रही हैं और अर्थव्यवस्था और बाकी सब चीज़ों को भी आप देखती हैं, और आप ये भी देखती हैं कि किस तरह से परिवार बिखर रहे हैं और लोगों की प्राथमिकता धन बन गई है। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मैं बार बार मुझे ये लगता है कि जब प्राथमिकता धन है तो पैकेज की तरफ ही बच्चा जाएगा, वो सेवा भाव कहाँ से लाएगा? तो आपको क्या लगता है, जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव आपने किए हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी को बताएं इस बात को।
जैसा कि मैंने इनॉग्रल सेशन में भी कहा था कि जो एजुकेशन का एक जो पर्पस है, वी हैव लॉस्ट दैट पर्पस। हम जो हैं एजुकेशन को एक धन कमाने का ज़रिया मान रहे हैं, और ह्यूमन वैल्यूज़ जो उसका अल्टीमेट एम है, उस एम की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ये वैल्यूज़ जो हैं वी हैव टोटली फॉरगॉटन, एंड दैट्स वाई सोसाइटी हैज़ कम टू दिस लेवल, जहाँ पर कि एवरीवन इज़, एंड व्हाट इज़ वेल्थ अल्टीमेटली। जो हमारी पौराणिक जो ये NEP 2020 ने जोड़ा है पुराने एजुकेशन सिस्टम से, पुराने जो वैदिक पीरियड और उससे जोड़ा है, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़। नीति जो कहा कि राजनीति में राज रह गया, नीति खत्म हो गई, तो वो सारी नीति ही थी, राज कहीं था ही नहीं। एंड सारी नीतियाँ क्या थी कि आप जो है ययाति के बारे में बताया गया कि सारे संसार की सारी वेल्थ जब उनको मिल गई, देन ही रियलाइज्ड कि हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक भी एंड नहीं है, तो फिर संतोष है पुरुषस्य परम निधानम। ये सब जो है ये छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है नीतियाँ। अगर उससे आप बच्चे को पढ़ाते हैं, एजुकेशन का करिकुलम अगर वो होता है और उस तरह की वैल्यूज़ टीचर देते हैं, तो ये टाइम कभी आएगा ही नहीं कि आप ग्रीड करेंगे, आप करप्ट मीन्स इस्तेमाल करेंगे, और आप जो है इस तरह से जो है वो यू विल ट्राई टू अर्न मनी। एंड जहाँ पे आपका शुरू से पर्पस है कि लर्न अर्न एंड रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी, वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं आएगी। सिचुएशन तब आती है व्हेन यू ओनली वांट टू अर्न अर्न एंड अर्न, एंड उसमें क्या है कि आप देयर इज़ नो एंड ऑफ ग्रीड। नीड जो है वो पूरी हो सकती है, लेकिन ग्रीड कभी पूरी नहीं हो सकती। देयर इज़ एनफ टू एवरीवन फॉर देयर नीड्स, बट फॉर ग्रीड कोई एनफ नहीं है। आप कितना भी कमा लें, कितना भी कर लें, देयर इज़ नो एंड टू इट। एंड दैट्स वाई ये सारे रिलेशंस जो टूट रहे हैं, एंड डॉक्टर्स जो हैं एंड इंजीनियर्स जो हैं, दे आर सिटिंग अब्रॉड, एंड पेरेंट्स जो हैं उनके वो वही कि क्या है घर का खर्चा तो यही चलाता है, सारे इतने वो बन गए। एक कविता थी इस तरह की कि भाई किस तरह से, तो ये एक अकेला कैसे अनपढ़ रह गया, तो उन्होंने कहा कि ये अनपढ़ नहीं रह गया, सारे घर का खर्च यही चलाता है। ही इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीवन इन द हाउस, बाकी सब जो हैं वो पैसे लेकर के। क्यों? क्योंकि एजुकेशन वॉज नॉट लिंक्ड विद द मॉरल वैल्यूज़। तो मॉरल वैल्यूज़ से जब एजुकेशन लिंक हो जाती है, तो उस समय क्या है कि आप जो है शुरू से ही, एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्या है कि अगर आप एडमिशन के लिए पैसे दे रहे हैं, आप हाई फीसेस दे रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए यू हैव स्पेंड सो मच ऑफ मनी, तो फिर आप चाहेंगे कि हमें अब रिटर्न मिले। क्या हमने इतना पैसा लगाया, कहाँ से लिया, कर्ज लिया, क्या किया, तो यू विल सर्टेनली लाइक टू गेट इट बैक। तो ये न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है, इसमें जब प्राइवेट कॉलेजेस आर आल्सो इन्वॉल्व, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनमें भी देयर विल बी रेस्ट्रिक्शंस, देयर विल बी कमेटी जो कि उनको ओवरलुक करेगी उनके फंक्शनिंग वगैरह को। और ये करिकुलम जो है, जो कि विच विल एम एंड राइट सिंस बिगनिंग टिल द हाईएस्ट एंड। तो मैम आपका जो कहना है कि एजुकेशन सिस्टम और वैल्यू सिस्टम हमारा जो है ये एक तरह से शुड गो पैरेलल, ये पैरेलल चलना चाहिए। सिस्टम इज जी। मच मोर इम्पोर्टेंट। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या जो है वो विनय देती है, और धन से, उससे विनय से क्या है कि पात्रता आती है। अगर रेन वाटर बरस रहा है और आपके पास इतना छोटा सा दिया है, या आप हाथ में लेकर के ऐसे ले रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? और वहीं पे विद्या जो है आपको पात्रता देती है, इतना बड़ा ह्यूज आपको वो तो देती अभी जो है। मैडम शायद आप ये कहना चाहती हैं कि हमें पात्र बनना है, और इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे कि जब हम पात्र बनेंगे तो हमें चीजें प्राप्त होंगी, विद्या से विनय आनी चाहिए। अब हम पात्रता से धन मिलेगा। पात्रता से धन मिलेगा। कि क्या है कि जो कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, या अगर आप खुद कुछ जॉब क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम चक्रवर्ती जी को इस विषय पे एक प्रश्न रखें उनके सामने। लाइक टू रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन, जिससे कि भारत का विकास होगा, विश्व का विकास होगा, और जो है सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो हमारा एंड है उसको हम भूल गए, हम जो मीन्स है, और वो सीढ़ी चढ़ के क्या कर रहे हैं कि सीढ़ी कोई पीछे फेंक दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेन। बहुत अच्छी बात आपने कही मैम। अभी हम चक्रवर्ती जी से यही प्रश्न करेंगे, क्योंकि मैम ने भी वैल्यू सिस्टम की बात की है और शिक्षा व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे थे।
विवेकानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है शिक्षा नाम से, उसमें वो लिखते हैं कि हमें पहले शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, और अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। उसमें एक जगह वो कोट करते हैं कि आप गीता का अभ्यास करिए, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप फुटबॉल खेलिए। जब आप फुटबॉल खेलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा और वो आपको मन और विचारों को शुद्ध करेगा। अब चूंकि आप भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और बेरोजगारी, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था की सभी चीज़ों को आप अपने करीब से देख रहे हैं, आप विदेश में भी रहे हैं, यूएस में जैसा मुझे बताया गया है, वहाँ भी आपका आना जाना लगा रहता है, आप चीज़ों को देखते रहते हैं, तो क्या आप अंतर देखते हैं यहाँ पर वहाँ पर, और दोनों चीज़ों का सामंजस्य बिठा के किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था को? उसकी क्या चुनौती आप देख रहे हैं या क्या समाधान का उपाय आपके पास है, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। चक्रवर्ती जी। थैंक यू अमित जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं एक चीज़ सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। आज हमारे पास 2 डॉक्टर हमेशा अवेलेबल है, एक है डॉक्टर गूगल और दूसरा है डॉक्टर यूट्यूब, और उनका एक कंपाउंडर होता है जो है व्हाट्सएप। सो ये 3 चीज़ हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत डीपली चली गई है। आज के समय में अगर आप किसी छात्र से मिलते हैं, आप उससे कोई प्रश्न पूछते हैं, वो किताब नहीं पढ़ता, वो सीधा क्या करता है, फोन लेता है या अपने पापा का फोन लेता है, वो गूगल करता है, और गूगल करके वो देखता है कि वो डेटा क्या बताता है आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है हमें, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं आजकल, हम अपने टीचर से बात नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं डिफरेंस देखूं, और मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, एक हमारे दूरदर्शन पे, अभी पता नहीं कितने लोग दूरदर्शन देखते होंगे, एक हमारा सीरियल आता था, बहुत बहुत अच्छा सीरियल होता था, महाभारत। और महाभारत में एकदम जब शुरू होता था तो एक समय बोल के एक नरेशन आता था कि समय बता रहा है एक स्टोरी। वो समय हमेशा ही वापस आता है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उस समय को छोड़ रहे हैं। बाहर के देश क्या कर रहे हैं, उस समय से सीख रहे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप देखें, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, नालंदा यूनिवर्सिटी 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजियों ने जलवा दिया था। गूगल करके देखिए क्यों जलवाया था, कि लोग इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इंडिया का ज्ञान आगे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन अगर आप फिर से किताबों में जाएं और पढ़ना शुरू करें, जो वहां पे आप नालंदा जाएं, वहां की लाइब्रेरी में बैठे और उसको पढ़ें, और वही चीज आज के समय में विदेशी करते हैं। बहुत विदेशी पर्यटक आते हैं, यहाँ की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यहाँ से ज्ञान लेते हैं और अपने देश में जाके उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और आज का ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम कहते हैं इसको SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बट अगर आप आज के डेट में बाहर जाएं और विदेशियों से बात करें, वो कहते हैं कि SWOT नहीं होता, SO होता है, स्ट्रेंथ होता है और अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वीकनेस एंड थ्रेट कुछ नहीं होता। और यहाँ पे हमारे बहुत ही सीनियर आर्मी के विशेषज्ञ बैठे हैं, और वो हमेशा ही लोगों को यही बोलते हैं कि अगर आप कोई कॉम्बैट में जा रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ पे देखो, आप अपॉर्चुनिटीज पे देखो, ध्यान दो, तभी आप आगे का युद्ध जीत पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो हम भूल रहे हैं, और हम ये जो डॉक्टर गूगल और यूट्यूब और फेसबुक और पता नहीं कितनी सारे सोशल ऐप, मैं ये नहीं कहता और कि ये ऐप्स हमें ज्ञानवर्धित नहीं करती, मगर ये ज्ञान का सूत्र क्या है, ये ज्ञान का फिल्ट्रेशन क्या है। किताब, एक बुक लिखने में ये आपको एक किताब दिख रही होगी, लेकिन इस किताब को लिखने में कितने लोगों की मेहनत है, कितना संघर्ष है, कितना समय लगा है। मैं 1 मिनट में इसकी एक फोटो खींच के गूगल पे, फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूं, 5 लोग देख सकते हैं और उसके बाद उससे अपना एक निर्णय ले सकते हैं कि ये किताब में शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। मगर इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, उसमें समय व्यतीत करना पड़ेगा। वो समय आज हम नहीं बिताना चाहते, हम दौड़ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द सफलता पानी है
और वहीं पे हमारा प्रॉब्लम आता है। बहुत अच्छी बात चक्रवर्ती जी आपने कही कि एक किताब एक जो रखी हुई है सामने, इसको लिखने में काफ़ी समय लगता है, इसके अंदर नॉलेज है और जो फोटो खींच के हम भेज देते हैं वो इन्फॉर्मेशन है। और दिक्कत यही हो रही है कि आजकल नॉलेज पीछे चली गई है और इन्फॉर्मेशन का स्रोत इतने ज़्यादा हो गया है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा सूचित होने लगे हैं। जो समस्या की जड़ है, सूचना तो अच्छी चीज़ थी, इस समय हम ज़रूरत से ज़्यादा सूचित हो रहे हैं और वो अब हम इसीलिए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और मैम हमारे बीच में शोभना नारायण जी हैं, आप एक कलाकार हैं, तो एक कलाकार किस तरह से देखता है जब ये देखता है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग या जो हमारी इस शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे पढ़ लिख के आगे निकल रहे हैं उनके अंदर संस्कारों की कमी है या उनके अंदर रोजगार की कमी है और उनका ध्यान कला की तरफ कम है और कला में भी अगर है तो वो डूब के काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है, जैसे मैं स्वयं भी एक लेखक हूं, तो मुझे लगता है कि जब तक कला एक तपस्या मांगती है, इसमें हम परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पुरस्कारों की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो कला में डूब के जो जिस तरह से हम एक समुद्र में से एक हीरा निकाल के लाते हैं वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, पहले क्या अंतर था और अब क्या माहौल चल रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और आप लोग ने जो इस तरह की चर्चा आपने करी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए बधाई देती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशंस मिले हैं और ओपिनियंस मिले हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूँ, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट भी रह चुकी हूँ। 1976 बैच की ऑडिट्स एंड अकाउंट्स ऑफिसर थी जो 12 साल पहले सुपरएनुएट हुई और पहली ऐसी महिला थी जो कि एक डांसर होने के बावजूद प्रोफेशनल, फिर मैं सिविल सर्विस में एंट्री की और दोनों ही निभाया। लेकिन मैं एक चीज़ में आपने जो सवाल किया है उसका मैं ज़रा डिफरेंट तरह से उसका जवाब दे रही हूँ। आपने जो कहा और आपने जो कहा, आज इन्फॉर्मेशन की भरमार है, लेकिन जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि होड़ है कि किस तरह से सफलता प्राप्त करें, यानी पैसा कमाएं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद भी दिलाना चाहती हूँ कि हमारा ही वही भारत है कि जहाँ वो नॉलेज, जो विद्या है, वो गढ़ था। नालंदा का आपने जिक्र किया, गढ़ था, सभी लोग आते थे यहाँ, यहीं से कई चीज़ें, आज प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स में भी कई चीज़ें, मैथमेटिक्स में कई चीज़ें जो पहले अब पता चल रहा है वो हमारे पूर्वजों ने कई हजार वर्ष पहले किया था। तो क्या था वो? था कि द पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ रीजनिंग आज चला गया है, आज रट्टा मार हो गया है। और हम, जैसे आपने कहा कि अगर नल में वो पानी आ रहा है, पानी को की वैल्यू समझे, बिल्कुल, लेकिन ये भी समझे कि वो पानी क्यों, कैसे बना, क्यों आ रहा है, वहाँ कहाँ से आ रहा है। मतलब एक हम उसको अगर प्रिंसिपल्स को समझें तो आगे बढ़े। क्यों एक हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आज जब हम लोग अमेरिका और इसकी बात कर रहे हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं हमारे यहाँ से, जो सो कॉल्ड शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड है, IIT से, फलाने से ढकाने से वो जा रहे हैं और वहाँ जाकर उनके रिसर्च को और मजबूत कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ क्या कमी है कि हम वो परिस्थिति नहीं दे पा रहे हैं कि रिसर्च हो? और जो आपने बात की कि लैंग्वेज की, वो भी एक बात है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम प्रिंसिपल्स को समझें, एक आज जो भरमार है इंफॉर्मेशन का, जो आप कह रहे हैं कि ये आपने बहुत मुश्किल से ये किताब लिखी है, आज जो भी गूगल चाचा ने कह दिया, सही हो या गलत, आपने उससे मान लिया। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो कह दिया वो आपने मान लिया। आपने कभी ये सोचा नहीं कि क्या वो सही है कि गलत है। तो ये जो हमारी सोचने, समझने और परखने की जो क्षमता है, वो हमें फिर से जगाना चाहिए और उस पर तवज्जो देना चाहिए कि हर एक चीज़ को हम उसको किस तरह से परखें। हमारे एक भागवत गीता है,
अगर आप रणबीर सिंह लाइब्रेरी आर्काइव्स में ही चले जाए तो एक गीता के ऊपर 200 आपको कमेंट्रीज मिलेंगे, और आज के नहीं, पहले के अलग अलग विभिन्न, एकदम विभिन्न मत के। आज क्या इस तरह की कमेंट्रीज मिलती है? नहीं। जो ट्रेंड है वही पर जाता है। तो हम वो डिस्कशन करना ही छोड़ चुके हैं, वो उस पर रीजनिंग करना ही छोड़ चुके हैं। तो शायद सबसे पहले ये बचपन से ही शुरू करना चाहिए, स्कूल से और कॉलेजेस में, तभी हम हर एक क्षेत्र में जो भी करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे। अब दूसरी बात आ रही है कि एज अ क्लासिकल डांसर बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि जो आफ्टर ऑल जितने भी सिर्फ क्लासिकल डांस ही नहीं, सभी लोग वो भी इस समाज में रह रहे हैं। जो ट्रेंड है वो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग उस तरफ जा रहे हैं कि ट्रेंडी। और एक चीज़ है, एक डिग्री की बात चल रही थी, डिग्री के चक्कर में एक चीज़ हो गई कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो डिग्री होनी चाहिए। तो लोग बहुत आते हैं कि हम फलाना, हमारे पास डिग्री है, डांस में डिग्री है, स्टेज पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री तो है लेकिन आपको स्टेज उसका वो थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं है, प्रैक्टिकल तो एप्लीकेशन है ही नहीं। तो हमें अपने आप सोचना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, और एज अ समाज, एज पॉलिसी में, एज पीपल हमें अपना रास्ता हमें खुद तय करना है और आगे बढ़ना है। टू मी पर्सनली डिग्रीज कैन बी फैबुलस, बट जो उसमें जो आप वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज बट विथ रीजनिंग, जो जुडिशियसनेस और रीजनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, सोचने की और परखने की। आप अगर गेहूं को भी छांटते हैं तो फिर वो कहाँ छिलका गिरे और क्या ले, वैसा होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। बहुत अच्छी बात आपने कही कि गेहूं को भी हम छांट के लेते हैं। और अभी मैम आपने गीता की बात की, तो हमारे यहाँ जो सुबह से एंकर कर रहे हैं कनिष्क जी, इन्होंने गूगल टू गीता पे काम किया है, काफ़ी अच्छा आपने काम किया है। हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं, आप सिद्धार्थ जैन जी से हम पूछेंगे, क्योंकि विषय काफ़ी एक वृहद रूप में, एक विस्तृत रूप में आपके सामने आ चुका है और आप देख चुके हैं कि क्या समस्याएं हैं। तो समाधान के रूप में जो भी आपके पास विचार हों वो आप अपनी विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद डायलॉग इंडिया का जो आज मेरे को इस मंच पे आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं ये बात सबके सामने फिर से लेकर आना चाहूँगा कि जो हम मॉरल वैल्यूज़ की या वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैल्यू एजुकेशन हमारे बच्चों को दे? क्या हम खुद सक्षम नहीं हैं? क्या हम अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन नहीं दे सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी लिमिटेशन है, हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंसी है, जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास इस चीज़ के लिए जाते हैं कि तुम हमारे को वैल्यू एजुकेशन दो हमारे बच्चे को। बच्चा तो वही करेगा जो वो घर में अपने माता पिता को करते देखेगा। अगर आज मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा तो वो बच्चा देखेगा कि यही हमारी वैल्यू है और इसी को मेरे को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो मेरा ये मानना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वैल्यू एजुकेशन को 100% एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। जो काम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है वो बखूबी निभा रहे हैं काफ़ी हद तक। दूसरी बात जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन। कहीं ना कहीं अभी महाभारत का उल्लेख हो रहा था, तो हम क्यों कहते हैं धनुर्धारी अर्जुन, हम क्यों कहते हैं गधाधारी भीम? उन लोगों ने शुरू में चीज़ों को समझा, सारे जो शस्त्र थे उनको समझा, और उसके बाद उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से सिलेक्ट करा कि मेरे को धनुर्विद्या में आगे अपने आप को बढ़ाना है। उसके बाद उस धनुर्विद्या के अंदर उसने अपने आप को निपुण करा, तो वो कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे उसने अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करी, और उसकी एजुकेशन के बाद उसका ये आउटकम निकला कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा धनुर्धर बन पाया। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो हमारे यहाँ इतने सालों से चली आ रही थी, और आज हम उसको इंटरनेशनलाइजेशन के नाम पर ये कहते हैं कि अमेरिका में ये होता है, यूएस में, कनाडा में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, तो व्हाई नॉट वी ऑल्सो बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो मैं ये कहूँगा बाहर के देशों की तरफ देखने की बजाय अगर हम अपने पुराने तरीके जो गुरुकुल की शिक्षा का तरीका था, या फिर जो कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन था, या जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन था, इन चीज़ों पर ध्यान दें, तो हम कहीं ना कहीं
हमारे को खुद को गर्व होगा कि ये जो चीज़ें आज बाहर के नाम पर हम हिंदुस्तान में लेकर आ रहे हैं वापस, वो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी चीज़ें थी जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। आई थिंक दैट इज़ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू। देखिए, सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या हमारी है तो समाधान भी हम ढूंढेंगे और अपने ही भारतीयता से ढूंढेंगे। क्योंकि समस्याओं के लिए जब भी कहीं अंधेरा होता है तो एक छोटा सा पुंज, एक छोटी सी ज्योति पर्याप्त होती है उसको रोशनी को लाने के लिए। एक मेरी सिग्नेचर कविता है सर, मैं आपके सामने सुनाता हूँ और फिर इस सत्र को हम विराम देंगे। कि विपदाओं ने ऐसा घेरा निकल ना पाया कभी सवेरा, विपदाओं ने ऐसा घेरा निकल ना पाया कभी सवेरा, किरणें फैली नील गगन पर, धरती पर तो रहा अंधेरा, अंधकार में पुंज तलाशा उससे दीप जलाता हूं, मैं चाणक्य बनाता हूं। विपदाओं ने ऐसा घेरा निकल ना पाया कभी सवेरा, किरणें फैली नील गगन पर, धरती पर तो रहा अंधेरा, अंधकार में पुंज तलाशा उससे दीप जलाता हूं, मैं चाणक्य बनाता हूं। और शौर्य बंधा हो बाजू में, आंखों में अंगार सजी हो, ये भारतीयता थी। हम कभी भी दबे कुचले और कमजोर नहीं थे। शौर्य बंधा हो बाजू में, आंखों में अंगार सजी हो, शब्द चूम रहे तर्कों को, सांसों में हुंकार भरी हो, विद्रोह से विद्रोह करे जो उनको शीश नवाता हूं, मैं चाणक्य बनाता हूं। और इसका आखिरी बंद है कि शत्रु जब शास्त्रों को भूलें, शस्त्रों की भाषा पहचाने, परम पिता को शीश नवाकर हत्या वध में अंतर जाने, गंगा जल का आचमन करके दिव्य प्रत्यंचा खनकाता हूं, मैं चाणक्य बनाता हूं, मैं चाणक्य बनाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी कुछ आशीर्वाद के रूप में कहना चाह रहे हैं और उसके बाद इस सत्र के समापन की तरफ हम बढ़ेंगे। गुरु जी। धन्यवाद अभय जी। मैंने आखिर बस 30-40 सेकंड्स में मैं एक दो बात कहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर विद्वजन उपस्थित है। पहली चीज़, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, इतिहास में कभी जाया नहीं जाता। और अगर हम इतिहास में ट्रैवल करने लगेंगे, जैसे मैं पिछले बहुत सालों से इसको देख रहा हूँ कि जब भी कोई विषय शुरू होता है, वी ऑलवेज से वी वर दिस, वी वर दिस, वी वर दिस। जब हम बहुत ज़्यादा इतिहास में चले जाते हैं तो वर्तमान कभी ये पूछ बैठता है कि यदि तुम इतने उन्नत थे तो तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास भी वही ज्ञान है, वही बुद्धि है, वही दिमाग है जिसकी मैडम अभी बात कह रही थी, रॉट लर्निंग की। एनालिटिकल पावर कहीं मिसिंग है। एनालिटिकल पावर कैसे बढ़ाई जाए, इस पर सत्र होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन का कैसे मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है, उस पर सत्र होने ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उससे हमें बेटर सॉल्यूशंस मिलेंगे। और आखिर बात, बस 2 सेकंड, जैसे अभी यहाँ कहा भी गया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे मॉरल वैल्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो घर पर है। 50% ये बात ठीक है, 50% ये ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आती है और प्रोफेशनलिज्म का जो सीधा सीधा लेना देना है वो हमारी ऑनेस्टी से है। और अगर यही चीज़ हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं सीखेंगे तो हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे। क्या कारण है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं? करप्शन भी बढ़ रहा है और ये सभी जगह बढ़ रहा है। बस मैं आखिर में यही बात कहना चाहता था कि वी नीड टू बी मोर एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू त्यागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्ट का। और एक अच्छी एक चर्चा हुई, समस्याएं आई, समाधान पे विचार आए, अब विचार पे उस पे अनुपालन करना है, उसको आगे एग्जीक्यूट करना है। तो मैं चाहूँगा कि अब हम अपने पैनलिस्ट से कि वो आएँ और अपना स्थान आगे ग्रहण करें। शानदार चर्चा रही और आपने जो बुनियाद रखी है इसी पे हमारी दूसरी चर्चा भी है। पर अभी वक्त है हमारे जो बीच में नए मेहमान आए उन्हें सम्मानित करने का।
गुरुजी का पुनः एक बार पुनः स्वागत करते हुए सौभाग्य है हमारा कि पवन जी का सहयोग और समर्थन लगातार हमें मिलता रहा है। हमेशा ही मार्गदर्शक के तौर पे एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने डायलॉग इंडिया के और अनुज जी के साथ उनके हर प्रयास में आपने निभाई है। पवन जी को आप देखते होंगे सभी नेशनल टीवीज पे, कभी कभी आप अगर ट्यून करें सुबह में तो आपको आपके दिन के भाग्य की भविष्य की जानकारी इनसे मिलती है और बहुत ही सटीक भविष्यवाणियां होती हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन जी, सर आशीर्वाद आपका रहे। अमित जी जो डायलॉग इंडिया के एडिटोरियल भी संभालते हैं और आज पहले सत्र का संचालन बखूबी किया इन्होंने, और जिस तरह की एक शुरुआत की आवश्यकता थी, जिस तरह के मंथन की आवश्यकता थी, जिन वैल्यूज को इनकलकेट करना था इस पूरे विचार विमर्श में, उसे अमित जी ने निभाया है। धन्यवाद अमित जी। अमित जी का व्यक्तिगत तौर पे मुझसे बहुत स्नेह और लगातार अतुलनीय क्षण। थैंक यू सो मच डिग्निटरीज।